रनवे खत्म हो रहा है कैप्टन, स्पीड बहुत ज्यादा है, प्लेन नहीं रुक पाएगा। लेट्स टेक गो अराउंड कैप्टन, गो अराउंड। कॉकपिट के अंदर पैनिक अपने पीक पर है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने रनवे पर लैंड तो किया, लेकिन सही जगह पर नहीं। प्लेन ने रनवे के स्टार्ट से लगभग 5200 फीट आगे टच डाउन किया और अब आगे सिर्फ और सिर्फ बचा है 2800 फीट का रनवे। आगे रनवे खत्म होते ही एक गहरी खाई है, जहां से गिरते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वक्त प्लेन की स्पीड नॉर्मल से काफी ज्यादा है और इतने कम डिस्टेंस में इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफिसर हालांकि बार बार कह रहे हैं गो अराउंड कैप्टन, लेकिन कैप्टन अभी भी डिसीजन लेने में डिले कर रहे हैं। अब क्या ये प्लेन रनवे खत्म होने से पहले रुक पाएगा या फिर ये इन 166 लोगों का आखिरी सफर बनने वाला है? ये कहानी है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की। इस फ्लाइट ने 22 मई 2010 को रात के करीबन 2:36 पर दुबई से टेक ऑफ किया और मैंगलोर में इसे सुबह 6 बजे के आसपास लैंड करना था। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 एक बोइंग 737-800 है, जिसमें टोटल 166 लोग सवार थे, यानी 160 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स। सब कुछ बिल्कुल रूटीन था। टेक ऑफ नॉर्मल हुआ, क्लाइंब नॉर्मल हुआ और क्रूज भी बिल्कुल स्मूथ रहा। लेकिन कॉकपिट के अंदर एक बहुत ही अजीब चीज हो रही थी कि फ्लाइट के दौरान लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक कॉकपिट में कोई बातचीत ही नहीं हुई। असल में इस दौरान कैप्टन सो रहे थे और बीच बीच में उनके खर्राटों की आवाज CVR में रिकॉर्ड हो रही थी। ये वो फेज होता है जिसे एविएशन में विंडो ऑफ सर्केडियन लो कहते हैं, यानी कि सुबह के वो घंटे जब बॉडी सबसे ज्यादा थकी हुई होती है और अलर्टनेस सबसे कम। और इसी वक्त ये फ्लाइट अपने फाइनल फेज की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट हैंडल कर रहे थे, लेकिन जब लैंडिंग का वक्त आने लगा तो कैप्टन वापस से एक्टिव हुए। अब थियरी में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक्सपीरियंस्ड कैप्टन, ट्रेन्ड फर्स्ट ऑफिसर और एक रूटीन लैंडिंग। लेकिन असल प्रॉब्लम यहीं छुपी हुई थी, क्योंकि जब एक पायलट इतनी देर तक गहरी नींद में होता है तो उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग पर डायरेक्ट असर पड़ता है। और जब आप एक ऐसे एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हो जहां मार्जिन ऑलरेडी कम हो, तो एक छोटा सा डिले या गलत जजमेंट सीधा डिजास्टर में बदल सकता है। और अब ये फ्लाइट धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में जा रही थी जहां एक गलत डिसीजन और सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि यहां से वो चेन रिएक्शन शुरू होती है जहां गलतियां एक के बाद एक जुड़ती चली जाती हैं। फ्लाइट मैंगलोर के पास पहुंच चुकी है, लेकिन डिसेंट बहुत देर से शुरू किया गया, जबकि प्लेन को एयरपोर्ट पहुंचने से काफी पहले ही नीचे आना शुरू कर देना चाहिए था। यहां एयरक्राफ्ट को नीचे आने की क्लियरेंस तब मिली जब वो रनवे से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर था और उस समय तक प्लेन ऑलरेडी अपनी सही हाइट से काफी ऊपर चल रहा था। अब प्रॉब्लम यह होती है कि जब आप देर से नीचे आना शुरू करते हो तो आपको जल्दी जल्दी हाइट कम करनी पड़ती है और वहीं से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, और यहां भी यही हुआ। कैप्टन ने डिसेंट रेट बढ़ाने के लिए स्पीड ब्रेक्स डिप्लॉय किए और फिर सिचुएशन कंट्रोल में लाने के लिए लैंडिंग गियर भी जल्दी डाउन कर दिया। लेकिन यहां एक बेसिक रूल ब्रेक हो रहा था। लैंडिंग के वक्त प्लेन को एक स्टेबलाइज्ड अप्रोच में होना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो जब प्लेन 1000 फीट के आसपास हो तब उसकी स्पीड, हाइट, डिसेंट रेट और अलाइनमेंट सब कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन इस केस में, यानी कि एयर इंडिया की फ्लाइट के केस में, सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। प्लेन हाई भी था, फास्ट भी था और नीचे आने के लिए जोर लगा रहा था। स्पीड ब्रेक्स लगे हुए थे, गियर डाउन था, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट स्टेबल नहीं हो पा रहा था। और जब अप्रोच अनस्टेबल होता है तो एविएशन का सबसे सिंपल और सेफेस्ट रूल होता है गो अराउंड करना, यानी कि लैंडिंग कैंसिल करो, एक चक्कर लगाओ और दोबारा सही अप्रोच लो। लेकिन यहां यह डिसीजन लिया ही नहीं गया और यही वो पॉइंट है जहां से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है।
क्योंकि जब आप एक अनस्टेबल अप्रोच को फोर्स करते हो तो आप लैंडिंग नहीं कर रहे होते, आप रिस्क ले रहे होते हो। प्लेन अब फाइनल अप्रोच के बिल्कुल क्रिटिकल फेज में है। लगभग 500 फीट की हाइट पर है प्लेन और इस वक्त एयरक्राफ्ट की स्पीड 164-166 नॉट्स के आसपास है, जबकि इस वक्त इसकी सेफ लैंडिंग स्पीड इससे काफी कम होनी चाहिए। सिर्फ स्पीड ही नहीं, प्लेन का सिंक रेट 3000 फीट पर मिनट के आसपास है, मतलब कि ये ग्लाइड नहीं कर रहा बल्कि सीधा नीचे आ रहा है। और सबसे खतरनाक बात, इंजन्स का थ्रस्ट लगभग आइडल पर है। सिंपल भाषा में समझाऊं आपको तो प्लेन पहले से ही बहुत तेज स्पीड में है और ऊंचाई पर है, इसीलिए उसे जल्दी नीचे लाने के लिए कैप्टन ने इंजन्स की पावर कम रखी हुई है ताकि एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे आ जाए। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब प्लेन की स्पीड लिमिट क्रॉस होने लगती है तो एयरक्राफ्ट का एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे फ्लैप लोड रिलीफ कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये सिस्टम फ्लैप्स को कुछ देर के लिए थोड़ा पीछे कर देता है ताकि ज्यादा स्पीड के दौरान उन पर जोर ना पड़े और वो डैमेज ना हो। अब फ्लैप्स नॉर्मली लैंडिंग के समय प्लेन को धीमा करने और उसे जल्दी नीचे उतारने में मदद करते हैं, लेकिन जब ये टेम्पररी पीछे हट जाते हैं तो प्लेन तुरंत जमीन पर नीचे नहीं बैठ पाता। रिजल्ट क्या होता है? प्लेन रनवे के ऊपर आते ही सीधा लैंड करने के बजाय कुछ सेकंड्स तक हवा में आगे की तरफ फ्लोट करता रहता है, यानी कि जहां से शुरू में टच डाउन करना चाहिए वो उससे काफी आगे जाकर जमीन को छूता है। और यही अब यहां पर भी हो रहा है। प्लेन सही जगह पर उतर ही नहीं पा रहा और हर सेकंड के साथ रनवे छोटा होता जा रहा है और कॉकपिट के अंदर टेंशन साफ तौर पर फील हो रही है। कैप्टन, ये बहुत हाई है, रनवे सीधा नीचे दिख रहा है, क्या हम गो अराउंड करें? ये वो मोमेंट है जहां एक मॉनिटरिंग पायलट तो सिचुएशन को सेव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैप्टन का रिस्पॉन्स अब भी डिसिसिव नहीं है। रॉन्ग ग्लाइड पाथ, लोकलाइजर ठीक नहीं है। इस दौरान कॉकपिट में वार्निंग सिस्टम बार बार बज रहा है। सिंक रेट, पुल अप। ये वार्निंग्स को इग्नोर करने का मतलब है खतरे को इग्नोर करना। अब इस स्टेज पर लैंडिंग ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो चुकी है, यानी कि अब लैंडिंग को कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि लैंडिंग नॉर्मल नहीं होने वाली। और फिर आता है वो मोमेंट जब प्लेन फाइनली रनवे को टच करता है, लेकिन बिल्कुल गलत जगह पर। पहला कांटेक्ट लगभग 4500 फीट पर होता है और एक्चुअल स्टेबल टचडाउन होता है करीबन 5200 फीट के आसपास। मतलब रनवे का आधा हिस्सा ऑलरेडी पीछे छूट चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ 2800 फीट का ही रनवे बचा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। अब सिंपल लॉजिक समझो, यहाँ पे एक बोइंग 737-800 को सेफली रोकने के लिए नॉर्मल कंडीशंस में इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक नहीं दो है। एक तो स्पीड ज्यादा है और दूसरा रनवे कम है। जैसे ही प्लेन लैंड करता है एक्शन शुरू हो जाते हैं, थ्रस्ट रिवर्सर्स डिप्लॉय किए जाते हैं और ऑटो ब्रेक लेवल 2 पर सेट होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्लेन धीरे धीरे स्लो होने लगता है। कुल मिलाकर यहाँ तक सब ठीक डायरेक्शन में जा रहा था और अगर इसी तरह ब्रेकिंग की जाती रहती तो प्लेन रुक सकता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे आगे सब कुछ बदल जाता है। कैप्टन एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर कर देता है। वो थ्रस्ट रिवर्सर्स हटा देते हैं और अचानक से थ्रॉटल को फुल पर कर देते हैं, यानी कि प्लेन को दोबारा से उड़ाने की कोशिश की जाती है, यानी गो अराउंड। ये एविएशन में एक बहुत खतरनाक मूव माना जाता है। सिंपल भाषा में समझो, लैंडिंग के बाद प्लेन ऑलरेडी रनवे के साथ कॉमिट कर चुका होता है, ब्रेक्स लग चुके होते हैं, रिवर्सर्स काम कर रहे होते हैं। ऐसे मोमेंट पर अगर आप अचानक से प्लेन को दोबारा उड़ाने की कोशिश करते हो तो ना प्लेन प्रॉपरली रुक पाता है और ना ही प्रॉपरली उड़ पाता है। और यहां भी एग्जैक्टली वही होता है। प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है, स्पीड और थ्रस्ट का कोऑर्डिनेशन टूट जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रनवे अब बिल्कुल खत्म होने वाला है।
अब ना ब्रेकिंग किसी काम की, ना टेक ऑफ पॉसिबल है, और फिर वही होता है जिसका डर कॉकपिट में पहले से दिख रहा था। प्लेन रनवे के एंड को क्रॉस कर देता है, बिना रुके, बिना कंट्रोल के। आगे कोई फ्लैट ग्राउंड नहीं है, बल्कि सीधा एक गहरी खाई है। हाई स्पीड पर आगे बढ़ता हुआ एयरक्राफ्ट पहले ILS लोकलाइजर स्ट्रक्चर से टकराता है। ये कंक्रीट बेस का बना हुआ एक सॉलिड स्ट्रक्चर था जो इंपैक्ट को और खतरनाक बना देता है। उसके बाद प्लेन बाउंड्री फेंस को तोड़ता हुआ सीधे खाई में गिर जाता है। इंपैक्ट इतना तेज और धमाकेदार होता है कि एयरक्राफ्ट कई हिस्सों में टूट जाता है और उसके तुरंत बाद फ्यूल में चिंगारी लगने से आग लग जाती है। ये आग इतनी तेज फैलती है कि किसी को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। इस फ्लाइट में टोटल 166 लोग सवार थे, जिसमें से 158 लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ 8 लोग जिंदा बच पाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि क्रैश के वक्त फ्यूसलेज एक जगह से टूट गया था। रेस्क्यू टीम्स तुरंत पहुंचती हैं, लेकिन क्रैश साइट रनवे से करीबन 500 मीटर नीचे खाई में होने की वजह से उन तक पहुंचना आसान नहीं था। पहले रोड्स, घना जंगल और स्टीप स्लो, ये सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को स्लो कर देते हैं। इस तरह से एक नॉर्मल लैंडिंग सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में इंडिया की एविएशन हिस्ट्री के सबसे घातक एक्सीडेंट्स में बदल जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों और इसके पीछे किसकी गलती थी? क्या प्लेन में कोई एक्चुअल में टेक्निकल फॉल्ट था या इंजन्स फेल हो गए थे? इन्वेस्टिगेशन इन सब सवालों का सीधा जवाब देती है नहीं। एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक था, इंजन्स नॉर्मल काम कर रहे थे और कोई ऐसा मैकेनिकल फेलियर नहीं हुआ था जो इस क्रैश का मेन रीजन हो। मतलब प्रॉब्लम मशीन में नहीं थी, प्रॉब्लम थी डिसीजन मेकिंग में। इन्वेस्टिगेशन ने क्लियर बताया कि ये एक हाई एनर्जी अनस्टेबल अप्रोच था जिसे लास्ट मोमेंट तक कंटिन्यू किया गया। प्लेन उस वक्त ज्यादा हाइट पर था, ज्यादा स्पीड पर था और डिसेंट रेट कंट्रोल में नहीं था। और सबसे बड़ी बात, कॉकपिट में बार बार वार्निंग्स मिल रही थीं। फर्स्ट ऑफिसर ने कई बार कहा गो अराउंड करते हैं कैप्टन, लेकिन इन सब के बावजूद लैंडिंग कंटिन्यू की गई। और जब प्लेन ने रनवे पर बहुत आगे टच डाउन किया, तब एक और क्रिटिकल गलती हुई। कैप्टन ने लैंडिंग के बाद गो अराउंड अटेम्प्ट किया, जो कि बोइंग के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि अगर अप्रोच अनस्टेबल हो तो डिसीजन हवा में लेना होता है, रनवे पर आने के बाद नहीं। लेकिन यहाँ डिसीजन लेट लिया गया और गलत फेज में लिया गया। इन्वेस्टिगेशन ने एक और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की, जो थी कॉकपिट रेस्क्यू मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में CRM कहा जाता है। इसका मतलब होता है कॉकपिट में दोनों पायलट्स का कोऑर्डिनेशन। यहाँ फर्स्ट ऑफिसर साफ तौर पर सिचुएशन को समझ रहे थे, वार्निंग्स दे रहे थे, लेकिन कैप्टन ने उन्हें सीरियसली लिया ही नहीं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैंगलोर का ये एयरपोर्ट, जो कि एक टेबल टॉप रनवे पर बना हुआ है। टेबल टॉप उसे कहते हैं जिसमें रनवे एक प्लेटू यानी कि छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना होता है और उसके दोनों एंड्स के बाद सीधा नीचे घाटी या स्लोप होता है। यहाँ रनवे की टोटल लेंथ लगभग 2450 मीटर्स थी, लेकिन प्रॉब्लम रनवे की लेंथ नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसके आगे का एनवायरमेंट। रनवे के एंड के बाद सिर्फ लिमिटेड सेफ्टी एरिया था और उसके बाद सीधा डाउनहिल स्लोप शुरू हो रहा था। यानी इंपैक्ट होने पर टूटने वाला नहीं, बल्कि प्लेन को और डैमेज देने वाला। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें क्रैश का मेन कारण नहीं थी, लेकिन जब प्लेन रनवे से बाहर गया तो इसी एनवायरनमेंट ने इस एक्सीडेंट को और ज्यादा घातक बना दिया। अगर रनवे के आगे फ्लैट और ओपन एरिया होता तो शायद प्लेन रुक जाता या डैमेज कम होता, लेकिन यहाँ रनवे के बाद कोई सेकंड चांस ही नहीं था। एक बार कंट्रोल गया तो सीधे गिरना गारंटीड था। तो कुल मिलाकर क्रैश किसी एक मोमेंट का रिजल्ट नहीं था, ये एक चेन थी गलत डिसीजंस की, जो एक के बाद एक जुड़ते गए और आखिर में डिजास्टर में बदल गए। एविएशन में एक बहुत ही सिंपल रूल होता है, इफ नॉट स्टेबल गो अराउंड। यानी कि अगर लैंडिंग परफेक्ट नहीं लग रही है, उसे कैंसिल करो, दोबारा ट्राई करो, क्योंकि एक गो अराउंड सिर्फ कुछ मिनट्स का डिले होता है, लेकिन एक गलत डिसीजन जिंदगी भर का रिग्रेट बन सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 के केस में भी एक नहीं बल्कि मल्टीपल चांसेस थे जहां इस फ्लाइट को सेफली बचाया जा सकता था। फाइनल अप्रोच पर, वार्निंग्स के वक्त या फर्स्ट ऑफिसर के गो अराउंड कहने पर।
और एविएशन में डिले भी एक डिसीजन ही होता है, और कभी कभी सबसे खतरनाक डिसीजन। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन्स फेल हो जाने के बाद भी पायलट ने प्लेन को क्रैश होने से कैसे बचा लिया, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं।